से जो है चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर चुनावी घमासान होने जा रहा है। और अंजना, जो खास बात है जम्मू कश्मीर की, इस बार जो अनंतनाग लोकसभा सीट है जो कि कश्मीर घाटी की हुआ करती थी, अब वहां पर समीकरण बदल चुके हैं क्योंकि परिसीमन के बाद अनंतनाग लोकसभा सीट मैं लौट रही सुनील जी आपके पास, पूरे विस्तार से समझेंगे क्या कुछ हो रहा है। अन्य सहयोगियों के पास भी चलेंगे। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। हाई वोल्टेज एक्शन का इंतजार पूरे देश को है। तारीखों का ऐलान होगा और अभी से ही आप देख रहे हैं तमाम पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। किन मुद्दों पर विपक्ष लड़ेगा यह हाल के दिनों में साफ हो चुका है। आपको सुनाते हैं कुछ विपक्षी नेताओं की भी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है इस चुनाव में और कैसे मोदी का परिवार के इर्द गिर्द पूरी चुनावी कथा अपना बीजेपी बुन रही है। देखिए, सुनिए पीएम क्या कह रहे हैं। देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार एनडीए सरकार एक बार और क्या पूरे देश में से अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 बार, एनडीए सरकार अब की बार पूरी ताकत से बोलिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई दे, अब की बार बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बात सुन रहे थे और हर जगह पीएम अब की बार एनडीए 400 पार का नारा लोगों से बुलवा रहे हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। तमाम विपक्षी नेता भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी जो कि सुबह से ही चुनाव आयोग की गतिविधियों पर नजर रखी हुई हैं। हिमांशु मिश्रा जो राजनीतिक खबर हर हम तक पहुंचाते हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले ऐश्वर्या आपके पास आते हुए, हाई वोल्टेज एक्शन, क्योंकि हमने देखा 2 आयुक्तों की नियुक्ति, फौरन उस पर बैठक हुई, बीते दिन नियुक्ति हुई, आज उन्होंने कार्यभार संभाला और कल 3 बजे सीधा विज्ञान भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखेंगे। कल चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं, लाइटनिंग स्पीड से काम हुआ है और ये काम इसलिए हुआ क्योंकि अरुण गोयल जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बिना किसी को बताए, कानो कान भी खबर नहीं हुई थी, चुनाव आयोग की बिल्डिंग आप कह सकती हैं कि एक तरह से हिल गई थी जब उनका रेजिग्नेशन आया। लेकिन रेजिग्नेशन कुछ ही घंटों में एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी वजह से हमने देखा कि लाइटनिंग स्पीड पर सरकार ने जो पैनल बनाया था उसने 2 लोगों को नियुक्त किया। आज 11 बजे एक मीटिंग हुई थी अंदर, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि राजीव कुमार ने ये उन्हें बताया कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, कितने फेजेस में चुनाव होगा उनको बता दिया गया है और किन किन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा वायलेंस हो चुका है, कहां पर ध्यान दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं अंजना, 10% जो टोटल जो फोर्स है जो कि पूरे देश में लगाई गई है वो लगाई जाएगी बंगाल के अंदर। 150 कंपनियां, 1500 कंपनियां टोटल लगाई जाएंगी चुनाव में, उसमें से 150 कंपनी जो है वो लगाई जाएंगी वेस्ट बंगाल में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कल 3 बजे हम देखेंगे कि चुनाव आयुक्त जो हैं यानी कि राजीव कुमार वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेंगे। जो हमें समझ आता है इस समय अंजना, 7 से 8 फेजेस के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव कराया जा सकता है। विधानसभाओं का भी नाम आ रहा है। मांचू, क्या कुछ जानकारी है किन विधानसभाओं में साथ में चुनाव कराया जा सकता है? 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, उस पर भी विपक्ष हमलावर है और इस बीच कल चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो इस चुनाव से उसका अभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 4 राज्यों के जो चुनाव होने हैं वो इन लोकसभा चुनावों के साथ होंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम, ये जो राज्य हैं यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए एक साथ पोलिंग की जाएगी।
मैं एक चीज और बता दूं आपको कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी जो है इन लोकसभा चुनाव के साथ ही करा दिए जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले जो है वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। तो अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो क्योंकि ये चुनाव जो है 20 मई तक जो है खत्म होंगे, उसके बाद अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के लिए अगर दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे तो एक बहुत ज्यादा मशक्कत जो है वो चुनाव आयोग को करने पड़ेगी और फिर से एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा जम्मू कश्मीर में। तो मुझे ये उम्मीद लगती है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी जो है विधानसभा के वो लोकसभा के साथ ही कराए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो देश भर में लोकसभा चुनाव के साथ जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं वो लोकसभा के साथ होंगे। अंजना, बिल्कुल, सीधा चलते हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर नंबर 2 पिछली बार आई थी भारतीय जनता पार्टी और इस बार वो 80 के 80 का दम भर रहे हैं। कल चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा है। दोनों ही खेमों की तैयारियों की अगर हम बात करें, उम्मीदवारों के अनाउंसमेंट की बात करें, क्या समझ में आ रहा है, क्या इस वक्त दिख रहा है अभिषेक? अंजना, देखिए दोनों तरफ से तैयारियां पूरी है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री जनता में लगातार घूम रहे हैं, लगातार कई जिलों में जा रहे हैं और जो उनके पेंडिंग अनावरण है, शिलान्यास है, इस तरह के कार्यक्रम को वो लाइटनिंग स्पीड से उसे अंजाम दे रहे हैं। एक दिन में 4-4, 5-5 जिलों का वो दौरा कर रहे हैं। तो कल तक एक तरीके से कई जिलों का वो दौरा कर लेंगे। समाजवादी पार्टी आज अपने कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित करने जा रहे हैं। उनको भी मालूम है कि अब बिल्कुल लास्ट स्टेज है और ऐसी स्थिति में जब वो चुनाव में जा रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे और पश्चिम से शुरू होकर के पूरब तक ये चुनाव गए थे और सभी 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे। तो इस बार भी उम्मीद ये की जा रही है कि 7 चरण हो या 8 चरण हो, सभी चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। 64 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 16 सीटें बीजेपी 2019 में हार गई थी और इस बार उसका फोकस उन हारी हुई सीटों पर है। लेकिन एक अंतर है अंजना, पिछली बार 2019 में सपा और बसपा साथ लड़ी थी और इस बार ये त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बसपा अलग लड़ रही है, सपा और कांग्रेस एक साथ है और बीजेपी अपने गठबंधन के साथ एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिलाकर के ये ट्रायंगुलर चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ने दावा तो जरूर 80 का किया हुआ है, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप मानती है कि पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, यानी कि 64 से ज्यादा जाएंगे, 70 प्लस जाएंगे। ये इनके इंटरनल जो नेता है वो भी इस बात को मानते हैं। तो अब देखना ये है कि जो समाजवादी पार्टी है वो क्या करती है। समाजवादी पार्टी ने चुनिंदा सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। यूं तो उनकी उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार बेहतर करेंगे, लेकिन कम से कम अपने गढ़ की 10 सीटों पर उन्होंने अपना पूरा फोकस बना रखा है। रोहित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से भी, श्रीनगर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के पास जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं, चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सीएए को लागू करके बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। अब इस मुद्दे पर भी विपक्ष और सरकार आमने सामने है, सुनिए। इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के खिलाफ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। সংখ্যালঘুরাও তো আছেই, ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। तो खेला होच्छे बोल रही है ममता बनर्जी। सीएए के मुद्दे पर उन्होंने
जान भी अगर चली जाए तो मैं इसको लागू नहीं होने दूंगी, ऐसी बात भी कही है। लेकिन इन सब के बीच अब चुनावी तारीखों का ऐलान कल होने वाला है और इसीलिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में आए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, 370 सीटें, एनडीए 400 पार, अब तो एग्जाम के डेट्स अनाउंस होने वाले हैं। अभी भी लग रहा है कि व्यवहारिक है ये जो दावे हैं और हो जाएगा, क्या चलेगा? सीए पर वैसे ही विपक्ष आपको घेर रहा है। अंजना जी, सबसे पहले बात तो ये कहूंगा कि जो असंभव को संभव करे वो है श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। आपने क्योंकि बात करी कि कल परीक्षा की जो डेट्स हैं वो भी आ जाएंगी, तो मैं पुनः कहूंगा जो छात्र 10 साल से मेहनत करता है, जनता के प्रति समर्पित रहता है, उसको एग्जाम से डर नहीं लगता है। डर तो उस छात्र को लगता है जो विश्व भ्रमण पे रहता है, जो कहता है लोकतंत्र खतरे में है, जो नरेंद्र मोदी जी की संतानें पूछता है, नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जाती है, जिसने तैयारी नहीं करी होती है, जिसकी माताजी उत्तर प्रदेश को छोड़ के राज्यसभा चली जाती हैं राजस्थान से, अमेठी में जिस छात्र की सीट नहीं डिक्लेयर होती है, डर तो उस छात्र को लगता है। और अंजना जी, मैं आपको वजह बताता हूं, जनता तैयार है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और हमने कहा है हम 370 का आंकड़ा पार करेंगे और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। और ये क्यों है? हमारे पास लीडर नंबर 1 है नरेंद्र मोदी जी, हमारी तैयारी नंबर 1 है। आपने देखा किस तरह से सारे घटक दल हमारे साथ हैं, सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। सीट शेयरिंग हो रहा है, बीजेपी की 2 लिस्ट आ चुकी हैं। तीसरी बड़ी बात है, जो हमने कहा वो पूरा किया। आपको मालूम है 2019 के बाद 5 साल में 3 बड़ी बातें थी जो कि लोग कहते थे कि असंभव है कि यह पूरी हो पाए। आर्टिकल 370 हटा दिया, भव्य राम मंदिर बना दिया और यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया। इसके साथ जो आपने सीए की बात करी, सीए भी हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था और वो राष्ट्र हित में है, वो भी लागू कर दिया। 1 नेशन 1 पोल की भी बातचीत चल रही है, कल रिपोर्ट दी गई है। जनता चाहती है ऐसी सरकार आए जो कामकाज करे, ये नहीं जिसमें पॉलिसी पैरालिसिस हो, जिसमें नीतिगत लकवा मारा हुआ हो, जो निर्णय ना ले पाए। और दूसरी तरफ मैं एक और आकलन रख दूं, देखिए इनके पास ना आज नेता है, कोई फेस है, ना इनका सीट शेयरिंग अभी तक हो पाया है, ना इनका समन्वय है। क्योंकि पंजाब और पश्चिम बंगाल में जहां ये कहते थे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इनके साथ है, उन्होंने आपका भी तो नहीं हुआ है गौरव जी, ना बिहार में हुआ है, ना महाराष्ट्र में हुआ है। डिक्लेयर कर दी, ना बिहार में ना महाराष्ट्र में। नंबर्स आप ही बता दीजिए अगर हो गया तो। ठीक है, तो अंजना जी आप ये बताइए, आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल का मैं उदाहरण दे रहा था, आपने मुझे बीच में टोक के एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, क्या महाराष्ट्र में जो हमारे साथी हैं अंजना जी, उन्होंने अपनी सारी सीटें घोषित कर दी जैसे पश्चिम बंगाल में हो गई? ठीक है। क्या पंजाब में 7 सीटें घोषित नहीं करी हैं अरविंद केजरीवाल ने? ये लोग खुद कह रहे गठबंधन नहीं है, तो आप तुलना कैसे कर सकती हैं जो हमारे घटक दल है उनकी और जो घमंडिया के घटक दल है उनकी? चलिए ठीक है, ये सवाल मैं फिर से पूछूंगी क्योंकि वहां पर शिंदे साहब हो, अजित पवार गुट हो, सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। आलोक जी जल्दी से एक रिस्पांस आपसे शुरुआती, क्योंकि कल चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। लगभग 224 सीटें ऐसी थी जहां पर 50% से ज्यादा वोट बीजेपी पिछली बार ले गई थी। मुकाबला बड़ा है, कह रहे हैं सीट शेयरिंग ही नहीं की आपने। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि असंभव को जो संभव कर दे उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और इन्होंने कहा कि साहब लिस्ट तो आ गई है, तो जो असंभव को संभव कर दें, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला इतना बड़ा लाखों करोड़ का, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनकी नाक के नीचे घोटाला होता है। और पूरी तरह से 10 साल की मेहनत कह रहे हैं कि 10 साल मेहनत की, मैं तो कह रहा हूँ 4 ही साल में निपटा दिया इन्होंने। पिछले 5 साल में तो नोटबंदी, पेगासस और तमाम चीज़ें थी। इन्होंने कहा जनता तैयार है, बिल्कुल जनता तैयार है इस बार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। इन्होंने कहा सब 3 बड़ी बातें हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि 3 बड़ी बातें हैं कि जो आज लिस्ट आई है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की, उसको पढ़ लीजिए
उसमें साफ होता है पहली बात कि यह हफ्ता वसूली सरकार है, और दूसरी बात ये लूट बूट और सूट की सरकार है कि लूटो और पूरी तरह से तमाम लोगों को काम दो। तो पुराना हो गया सर, पिछली अच्छा, बार पुराना हो गया मैम। अच्छा, 19 वाला ही लो रहा है। नहीं, ये पुराना हो गया मैम। मीडिया के साथी भी आजकल पूरा बीजेपी को बचाने पे लगे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा मैम, मैं इतनी बड़ी लाखों करोड़ों का कांड हो गया और मीडिया के तमाम बड़े बड़े नाम एक ने ट्वीट तक नहीं किया है। अच्छा, अब आप मुझे लगता है कि सबको अपने अंदर झांकना होगा कि सरकार को कब तक बचाना है। ऐसे ऐसे लोग जो मीडिया हाउस चला रहे हैं उनके नाम भी आ रहे हैं चंदे में। इसमें आप तमाम कंपनियों को उठाइए, आज चंदा दीजिए और 3 दिन बाद काम लीजिए। और अंजना जी कह रही है तो बहुत पुराना हो गया। नहीं, लूट बूट सूट वो नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो हमने वित्त मंत्री से सवाल किया। हमने कहा पहले, आज वो आज तक के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमने सवाल पूछा उससे। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ तैयारी पे बात करी क्योंकि इलेक्शन बेस पे नहीं बात करना। अरे मैम, इतना बड़ा इशू है, तैयारी हो गई, ईवीएम की तैयारी हो गई, दो इलेक्शन कमिश्नर घंटों में बन गए, एक इस्तीफा देकर भाग गया। सबको पूरा देश देख रहा है कि देश के अंदर किस तरह से सूट बूट की सरकार थी, आज वो लूट पर उतार हुए। जो व्यक्ति कहता था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, आज वो कहता है कि मेरी पूरी पार्टी खाएगी और सबको खिलाऊंगा। अभी मैं यहीं से जवाब लेंगे गौरव जी जो सवाल ये पूछ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। कल चुनावी तारीखों का ऐलान 3 बजे होना है। लगातार कवरेज आज तक पर देखते रहिए। प्रेजेंटेड बाय